हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रोड मैप के ऊपर, यानी कि एक डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के लिए एक रोड मैप। तो हमने अभी डीएसए के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट ही किया है। हमने सिर्फ 3 या 4 वीडियोस बनाई हैं डीएसए के ऊपर, लेकिन एक प्रॉब्लम जो काफ़ी सारे व्यूअर्स ने फेस किया है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, उन्होंने कहा है कि वो जानना चाहते हैं कि हम क्या सब कुछ हमें कवर करना चाहिए अंडर डीएसए, यानी कि क्या क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बिकॉज डीएसए हैपन्स टू बी एन अम्ब्रेला टर्म जिसके अंडर की काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स आते हैं। तो बेस्ड ऑन आई वुड से व्यूअर्स की डिमांड, वी हैव डिसाइडेड कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली पता होने चाहिए, या फिर इन केस अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इसमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर आप अपना डेटा स्ट्रक्चर्स का जर्नी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक दिस कैन बी अ ग्रेट वीडियो फॉर यू, इट कैन बी अ ग्रेट रिसोर्स फॉर यू। और अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर भी हैं, यानी कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बेसिक्स पता है, तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बिकॉज आपको नई नई चीज़ें पता चल सकती हैं इस वीडियो से कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक अप्रोच क्या हो सकती है इन डेटा स्ट्रक्चर्स को टैकल करने की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के रोड मैप के ऊपर डिस्कशन। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने डेटा स्ट्रक्चर्स को और एल्गोरिथम्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स अलग क्यों हैं, लाइक इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि डेटा को स्ट्रक्चर करना किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें आप डेटा को बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से, लाइक लीनियरली या फिर नॉन लीनियरली आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट आप फाइनली कैसे कर रहे हैं, कैसा कंटेनर उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं, that term is basically called as data structure, like the structuring of data. Any container which you are creating and that specific container, let's say, is providing certain guarantees. अब इन guarantees का क्या मतलब है, I will talk about it। जैसे ही मैं एक एक डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करूँगा, मैं उन डेटा स्ट्रक्चर्स की कुछ जो क्वालिटीज़ होती हैं उनके बारे में भी बात करूँगा। अब अगर हम बात करें एल्गोरिथम्स की, एल्गोरिथम्स क्या कहते हैं? एल्गोरिथम्स कहते हैं कि हम एक बेसिकली फॉर्मूला की तरह हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव कर पाओगे या फिर अकम्प्लिश कर पाओगे। यानी कि जो भी एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स डिफाइंड है, हर एल्गोरिथम के कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स अगर आप परफॉर्म करते हो तो आप एक सर्टेन टास्क को अकम्प्लिश कर पाओगे। अब इसके लिए हो सकता है कि आपको डेटा को रखना हो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर, तो वो चीज़ प्रोवाइड कौन करता है? डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि डेटा को स्ट्रक्चर कैसे करना है वो आपका आता है डेटा स्ट्रक्चर से, और उसके ऊपर क्या टास्क परफॉर्म करना है वो आपका आता है एल्गोरिथम से। तो इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर्स को हम सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं और एल्गोरिथम्स को हम सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं। एंड इससे पहले कि हम एल्गोरिथम्स को स्टडी करें, हमें हर तरह के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होना ज़रूरी है। बिकॉज एल्गोरिथम्स में क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली अप्लाई होते हैं। सो फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए एक एल्गोरिथम है ग्राफ्स के ऊपर, उसमें क्या हो सकता है कि उसमें आपको मिनी यूज़ करना पड़ सकता है, या फिर एक डिफरेंट एल्गोरिथम हो सकता है ग्राफ्स के ऊपर जिसमें आपको क्यू यूज़ करना पड़ सकता है या फिर स्टैक यूज़ करना पड़ सकता है। तो इससे पहले कि आप जाएँ और एल्गोरिथम्स को स्टडी करें, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको सभी डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में कॉमन आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। कॉमन आइडिया से मेरा मतलब है कि एक बेसिक आइडिया होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपना डिस्कशन। सबसे पहले आता है सबसे बेसिक एरे, यानी कि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एरे। एरे क्या है कि जब आप मेमोरी के अंदर एक कंटिगुअस स्पेस एलोकेट कर रहे हैं टू डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि एक बहुत ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और अब अगर आप एरेस को स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ अगेन आपको यही स्टडी करनी है कि CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाएँ एरे के ऊपर। CRUD का क्या मतलब है? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। यानी कि आपको एक एरे को क्रिएट करना आना चाहिए सबसे पहले। तो उसके बाद अगर आप उस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं, या उस एरे के अंदर से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं, या फिर आप उस एरे के एलिमेंट्स को अपडेट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस है। यानी कि जब भी आप किसी नई डेटा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक ऑपरेशंस तो सबसे पहले ही पता करने हैं कि उसमें आप ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे कि पाइथन में लिस्ट एक बहुत ही कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें जावा के अंदर तो वहाँ पे आपको मिल जाता है एरे या फिर एरे लिस्ट। और सिमिलरली C++ की बात करें तो आपको वेक्टर मिल जाता है, एरे मिल जाता है। तो आपको देखना है कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एक एरे के ऊपर CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एरे के ऊपर, तो ऑफकोर्स आपके पास 1D एरे होता है, यानी कि एक सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास डायनामिक एरेज होते हैं। डायनामिक एरेज में क्या होता है कि जो आपका साइज़ है वो फिक्स्ड नहीं होता, यानी कि जो आपका एरे है वो खुद ही अपना साइज़ चेंज कर सकता है जैसे ही उसका साइज़ फिल हो चुका है, राइट। तो आपको ये डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको कितने साइज़ का एरे चाहिए,
वो खुद ही अपना साइज़ एडजस्ट करता रहता है। उसके बाद आता है आपका 2D एरे या फिर जिसको हम मैट्रिसेस भी बोल देते हैं। सो ये भी एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आपके पास 2 डायमेंशंस होते हैं बेसिकली। एक जैसे कि आप बोल सकते हैं टैबुलर फॉर्मेट, जिसमें आप एक टेबल के फॉर्मेट में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप एक टेबल के फॉर्मेट में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं या फिर एक एरे के फॉर्मेट एक 2D एरे के फॉर्मेट में, तो उसका क्या मतलब है कि आपके पास रोज़ होंगी कुछ और कुछ कॉलम्स होंगी। तो इस केस में भी आपको सबसे पहले यही समझना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, आप इसको क्रिएट कैसे करोगे, इसके अंदर कोई नया एलिमेंट कैसे डालोगे, इसके अंदर से एलिमेंट को रिमूव कैसे करोगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम सिर्फ रोड मैप ही डिस्कस करने वाले हैं, हम कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, डेफिनेटली हम इनके ऊपर वीडियोस बनाने वाले हैं आने वाले टाइम में। आप हमें बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर पहली वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंप्लीफाइड डिसाइडेड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक के बारे में प्रायोरिटी पर जानना है तो वी कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। तो वो बिल्कुल भी एक प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद आता है हमारा लिंक लिस्ट। अब देखिए एरे में क्या होता है, अगर हम एरे की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो एरे को चाहिए होता है कंटिग्यूअस स्पेस। कंटिग्यूअस स्पेस का मतलब है कि एडजेसेंट आपको उसमें मेमोरी एलोकेशंस एलोकेट करनी पड़ती है एरे को बेसिकली क्रिएट करने के लिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस मेमोरी है तो डेफिनेटली आप एरे का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लो मेमोरी के टर्म्स में कुछ इशू है कि आप कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं दे सकते हो, उस केस में आपको फिर लिंक लिस्ट एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर, मैं कहूँगा कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। अब लिंक लिस्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होता है कि नोड का क्या मतलब है, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट बेसिकली इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। अब जो नोड का इम्प्लीमेंटेशन है वो हर लैंग्वेज में डिफरेंट है। किसी लैंग्वेज में आप देखेंगे कि स्ट्रक्ट्स का यूज़ करके, स्ट्रक्ट्स या फिर जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्स, उनका यूज़ करके हम नोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अगर बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जैसे कि पाइथन हो गया या जावा हो गया, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लास। तो नोड इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है वो चीज़ आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए इससे पहले कि आप कोई भी लिंक्ड लिस्ट के ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमने एरे के केस में भी डिस्कस किया कि आपको ये पता होना चाहिए कि करंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं। करंट ऑपरेशंस का क्या मतलब होगा लिंक्ड लिस्ट के केस में, कि आपने कोई नया नोड ऐड करना है या फिर आपने नोड के वैल्यू को रीड करना है और नोड को रिमूव करना है। अब अगर मैं एक सिंपल भाषा में बताऊँ, क्योंकि हम टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाने वाले इस वीडियो में, तो सिंपल भाषा में बताया जाए तो नोड का क्या मतलब है। नोड बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो एक वैल्यू को स्टोर करता है और अपने नेक्स्ट मेंबर के बारे में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। आप यानी कि जो भी नेक्स्ट मेंबर है लिंक लिस्ट का, उसका क्या एड्रेस है वो आप नोड में स्टोर कर सकते हैं। तो यानी कि हर नोड आपका 2 चीज़ें कंटेन करता है, एक वैल्यू और एक नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आपको मेमोरी में कंटिन्यूस लोकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप लिंक लिस्ट यूज़ करते हो, और आप बहुत सारे नोड्स का चेन बना सकते हो। तो वही एक लिंक लिस्ट होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो सिंगली लिंक लिस्ट होता है, डबली लिंक लिस्ट होता है और सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। तो सिंगली की बात करें कि हर एलिमेंट एक नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, हर एलिमेंट एक नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता जा रहा है। तो जो आपका फाइनल एलिमेंट होगा उसमें वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि वो एक नल वैल्यू को पॉइंट करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि लिंक लिस्ट खत्म हो चुका है। सिमिलरली अगर हम बात करें डबली लिंक लिस्ट की, उसमें क्या होता है कि आप दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। आप लेट्स से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, आप राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर हम हर नोड में 2 नहीं बल्कि 3 चीज़ें स्टोर करवाते हैं। एक तो उस नोड की अपनी वैल्यू, एक उसके लेट्स से राइट नेबर का एड्रेस और एक उसके लेफ्ट नेबर का एड्रेस, या फिर इसको हम अगर एक मोर प्रिसाइज वे में बोलना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके नेक्स्ट नेबर का और उसके प्रीवियस जो नेबर है उन दोनों को एड्रेस हम उस स्पेसिफिक नोड के अंदर स्टोर करवाते हैं। हाँ, उन दोनों को एड्रेस फिर उस केस में हम उसमें स्टोर करवाते हैं। और सिमिलरली अगर हम बात करें सर्कुलर लिंक लिस्ट की, ये जैसा कि आप बता ही पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, जो कि कनेक्टेड लिंक लिस्ट है। बेसिकली सभी नोड्स आपके कनेक्टेड हैं एक सर्कुलर फैशन के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। उसके बाद आता है स्टैक। स्टैक की अगर हम बात करें तो स्टैक एज अ डेटा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जो एलिमेंट आप लास्ट में एंटर करोगे स्टैक के अंदर वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले गया वो सबसे लास्ट में वापस आएगा, लेकिन जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले बाहर आ जाएगा। तो इसमें भी यही होता है कि आपको इसके ऑपरेशंस और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सीखना होता है कि आप स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप क्या क्या इस पर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि आप पुश कर सकते हो किसी एलिमेंट को स्टैक के अंदर, आप पॉप कर सकते हो। पुश करने का मतलब होता है एलिमेंट को ऐड करना, पॉप करने का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट आपने लास्ट में ऐड किया है उसको रिमूव करना। अच्छा, इसमें एक और भी ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पीक।
पीक ऑपरेशन का क्या मतलब होता है कि आप उसको रिमूव नहीं करना चाहते एलिमेंट को, आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, यानी कि व्हाट इज़ देयर ऑन द टॉप ऑफ स्टैक बेसिकली। तो मैंने एक चीज़ की बात की थी कि हर डेटा स्ट्रक्चर आपको कुछ गारंटीज़ देता है बेसिकली। तो स्टैक क्या कहता है? स्टैक कहता है कि जो भी एलिमेंट आपका लास्ट में एंटर होगा स्टैक के अंदर, उसको आप रिमूव कर सकते हो ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, यानी कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी अगर आपको सिर्फ आपका लास्ट एलिमेंट चाहिए। अब इसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या ऐसे सिनारियोज हो सकते हैं जिसमें कि हमें लास्ट में जो एलिमेंट किया है वो हमें फर्स्ट नंबर पर रिमूव करना है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे एल्गोरिथम्स के ऊपर, या फिर जब हम डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे इन स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि इन सभी टॉपिक्स के ऊपर अपने अपने वीडियोस बनेंगे आने वाले समय में। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स में आखिर होता क्या क्या है। उसके बाद आता है क्यू। अब क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जस्ट लाइक अ क्यू इन द रियल वर्ल्ड, कि जो एलिमेंट आपका सबसे पहले क्यू में एंटर होगा वही एलिमेंट आपका क्यू से सबसे पहले रिमूव किया जाएगा। तो ये है कि एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फैशन, यानी कि जो एलिमेंट आपका सबसे पहले अंदर गया वही एलिमेंट आपका सबसे पहले बाहर भी जाएगा। तो क्यू के केस में हमें क्या देखना होता है कि क्यू में क्या क्या ऑपरेशंस हैं। अगेन क्यू के ऑपरेशंस होते हैं एन क्यू एंड डी क्यू। एन क्यू करने का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट को क्यू के अंदर एंटर करवाना, और डी क्यू करने का मतलब होता है कि किसी किसी एलिमेंट को क्यू से बाहर निकालना। अब इसमें देखना क्या होता है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जा सकती है। अगर हम स्टैक और क्यू की बात करें तो दोनों ही सिनेरियोज में हम यूज़ कर सकते हैं एरेज का, कि हम एरे को यूज़ कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट या क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लिंक्ड लिस्ट बोला मैंने, स्टैक या क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर हम लिंक्ड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्लीमेंट स्टैक एंड क्यू। तो वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी वही चीज़ हम डेटा स्ट्रक्चर्स में देखते हैं कि क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि अगर हम सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वन ऑफ द क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जा सकता है कि आप इम्प्लीमेंट करके बताओ स्टैक को, या फिर इम्प्लीमेंट करके बताओ क्यू को। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप एरे क्यों यूज़ करेंगे या फिर लिंक्ड लिस्ट क्यों यूज़ करेंगे इन दोनों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हैश मैप। हैश मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कहता है कि जो भी एलिमेंट आप यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले तो आपको की और वैल्यू पेयर्स में डालना है, यानी कि आप एक सिंगल एलिमेंट नहीं डाल सकते, आपको हमेशा एक पेयर ऐड करना है हैश मैप के अंदर, जिसमें एक होगा की, एक होगा वैल्यू। तो की आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगर आपको की पता है तो आप वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं हैश मैप से इन ओ ऑफ वन टाइम, दैट इज़ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हैश मैप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा कि जहाँ पर भी, जैसे अगर हम पाइथन की बात करें तो वहाँ पे हमें डिक्शनरी मिलती है, तो वो की वैल्यू पेयर्स को ही स्टोर करती है, और जो भी हमें वैल्यूज़ रिट्रीव करने हो जब हमें की पता हो तो ओ ऑफ वन में हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं। एंड सिमिलरली डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट इनके इम्प्लीमेंटेशंस अवेलेबल है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो हैश मैप में हमें ये देखना होता है कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो इसका अंडर द हुड इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होता है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि कुछ हैशिंग फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है यहाँ पर, और वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो हैश मैप के इम्प्लीमेंटेशन में आता है वो होता है कोलिजन्स को अवॉइड करना। अब ये कोलिजन्स क्या होते हैं, हैशिंग फंक्शंस क्या होते हैं, ऑफ कोर्स इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा, जो दिखने में बहुत ही एक सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर लगता है जिसमें कि हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं। मतलब स्ट्रिंग इज़ बेसिकली नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ, आई वुड से, कैरेक्टर्स, जो हमारे ए बी सी टाइप्स, या फिर यू कैन एक्चुअली हैव न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ऑल्सो, या फिर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ऑल्सो। कुछ स्पेशल सिम्बल्स भी होते हैं जिनको हम एज अ कैरेक्टर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अब स्ट्रिंग के ऊपर भी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं कि आप एक नया स्ट्रिंग कैसे बना सकते हो, आप स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि आपको करना है कि आपके सभी कैरेक्टर्स अपर केस हों या आपके सभी कैरेक्टर्स लोअर केस हों, या फिर आपको चेक करना है कि क्या आपके स्ट्रिंग में जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं क्या वो सभी वैलिड मैथमेटिकल डिजिट्स हैं या नहीं हैं, क्या वो सभी वैलिड अपर केस कैरेक्टर्स हैं या नहीं है। तो इस तरह के काफ़ी सारे ऑपरेशंस आपको स्ट्रिंग्स पे भी देखने को मिलते हैं। अगले डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर मूव करते हैं जिसका नाम है ट्री। अब ट्री क्या होता है? लिंक्ड लिस्ट में हमने देखा था कि एक नोड होती है जिसमें हम स्टोर करते हैं एक नेक्स्ट नेबर का एड्रेस और एक प्रीवियस नेबर का एड्रेस। अब ट्री में क्या होता है कि ट्री में होता है एक रूट नोड, और उस रूट नोड से फिर स्टार्ट होता है एक लेफ्ट चाइल्ड, एक राइट चाइल्ड। तो अगर हम CRUD की बात करें ट्री के ऊपर, तो ट्री के केस में CRUD का यही मतलब है कि आपको नए नोड्स ऐड करने हैं ट्री के अंदर, या फिर आपको ट्री के नोड्स को रिमूव करना है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास आ जाता है एक रूट नोड होता है, उसके बाद जिसको कि आप सबसे पेरेंट नोड भी बोल सकते हैं, उसके बाद उसके चाइल्ड नोड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं।
उसके बाद हर चाइल्ड नोड के फर्दर और चाइल्ड नोड हो सकते हैं, जिस केस में कि वो पेरेंट नोड बन जाएगा। तो रूट नोड हमेशा ट्री का एक ही रहता है, उसके बाद वहाँ से नोड्स एक्सपैंड करते रहते हैं। अब करंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये हो सकता है कि आपको सबसे पहले तो एक ट्री नया कैसे बनाना है, और उसके बाद उसमें नए नोड्स कैसे ऐड करने हैं, उन नोड्स की वैल्यूज़ को अगर अपडेट करना है तो अपडेट कैसे करना है, किसी स्पेसिफिक नोड को हटाना है ट्री से तो वो कैसे हटाना है, ये सब ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ट्री के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं कि आपका एक एनरी ट्री हो सकता है, एक आपका बाइनरी ट्री हो सकता है। सो बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि आपका हर जो रूट नोड है उसमें सिर्फ 2 ही चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा चाइल्ड नोड्स आपके नहीं हो सकते। जबकि एनरी ट्री का मतलब होता है कि आपका जो रूट नोड है या फिर आपका कोई भी पेरेंट नोड है उसके जितने चाहे उतने चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। अब जो आपका बाइनरी ट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का ही एक मैं कहूँगा सब टॉपिक है, बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि जब हम बाइनरी ट्री के ऊपर कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तो वो बन जाता है बाइनरी सर्च ट्री। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है उसके ऊपर डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा। अब जब हम बाइनरी सर्च ट्री भी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि बैलेंस्ड BST, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, और इसके अंडर आते हैं टॉपिक्स लाइक रेड ब्लैक ट्री या फिर AVL ट्री। अब बैलेंस ट्री क्या होता है ये हम डेफिनेटली स्टडी करेंगे आफ्टर स्टडिंग बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ट्राई। ट्राई क्या होता है? ट्राई इज़ बेसिकली अ प्री फिक्स्ड ट्री जिसको हम बोलते हैं, और जो ट्राई आपका डेटा स्ट्रक्चर है इसका बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है इन ऑल काइंड्स ऑफ प्रेडिक्टिव सर्च एप्लीकेशंस। प्रेडिक्टिव सर्च से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि जब आप गूगल में कुछ सर्च करने जाते हैं, लेट मी एक्चुअली शो यू एन एग्जांपल। जैसे हम गूगल पे अगर आप कुछ सर्च कर रहे होते हैं, मैंने सर्च किया हेलो और मैंने सिर्फ W लिखा है। अब आप देख पा रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड आ रहा है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन जावा, हेलो वर्ल्ड जावा। तो ये एक तरह की प्रेडिक्टिव सर्च हो रही है, यानी कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, अगर मैंने हेलो के बाद V लिखा होता तो उसके हिसाब से, जैसे हेलो वियतनाम आ गया, तो ये प्रिडिक्ट करना कि यूज़र क्या टाइप करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन होता है ट्राई का। तो ट्राई के बारे में भी हम स्टडी करना चाहिए। लाइक अगर आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसके वीडियोस भी देखने आने वाले फ्यूचर में, और अगर आप खुद से भी स्टडी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने रोड मैप में आप ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आता है हीप या फिर प्रायोरिटी क्यू। तो हीप को समझने के लिए एट अ बेसिक लेवल आपको बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके बाद ही हीप को समझना होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक हीप के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाइनरी सर्च ट्री का यूज़ नहीं होता, इसको हम एक एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो ट्रीज से आते हैं जो कि हमें पता होने बहुत ज़रूरी है अगर हमें इनके इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अगर हमें इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है। तो मिन हीप होता है और मैक्स हीप होता है। तो हीप्स बेसिकली क्या करते हैं, हीप कहता है कि मिन हीप कहता है कि जो भी हमारा टॉप एलिमेंट होगा वो हमेशा मिनिमम एलिमेंट होगा, यानी कि अगर एक किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से आपको सबसे मिनिमम एलिमेंट निकालना है कोई, तो आप उसके लिए हीप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज हीप आपको प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा आपको मिनिमम एलिमेंट ही रिटर्न करेगा। सिमिलरली इसी के बेसिस पर एक चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू। क्यू क्या कहता है कि क्यू कहता है कि जो भी फर्स्ट होगा, लाइक फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। लेकिन प्रायोरिटी क्यू कहता है कि आप प्रायोरिटी भी दे सकते हैं, जिसकी हेल्प से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका फर्स्ट इन था या नहीं था, आप किसी एलिमेंट को निकाल सकते हैं अगर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। जस्ट लाइक मिन हीप वी हैव मैक्स हीप। मैक्स हीप का क्या प्रॉमिस है कि जो भी आपका टॉप एलिमेंट होगा वो हमेशा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो अगर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपको हमेशा लार्जेस्ट एलिमेंट को ही रिट्रीव करना है या फिर नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट को रिट्रीव करना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मैक्स हीप का। उसके बाद बढ़ते हैं आगे ग्राफ के ऊपर। अब ग्राफ को माना जाता है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है कंप्यूटर साइंस में, और जब आप डेटा स्ट्रक्चर के टर्म्स में बात करें तो आपको ग्राफ के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, और ग्राफ के क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हम ग्राफ के ऊपर अगेन एक डेडिकेटेड वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे जिसके अंदर हम सिर्फ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रेजेंटेशन मैं ऑलरेडी तैयार कर चुका हूँ, और इसमें हम ये भी बात करने वाले हैं कि नोड क्या होता है, नोड को कैसे बनाना है। एंड ये जस्ट मैं आपको सिर्फ एक ट्रेलर काइंड ऑफ दे रहा हूँ, बिकॉज इसके ऊपर हम वीडियो बनाने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हैं, और जिसमें हम बात करेंगे कि डिफरेंट तरह के ग्राफ्स की, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शनल या फिर अनडायरेक्शनल, साइक्लिक या फिर अनसाइक्लिक, वेटेड या फिर अनवेटेड। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स हैं ग्राफ्स के। तो ये हैं आपके डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। अब अगर हम बात करें एल्गोरिदम्स की, तो मुझे लगता है कि एल्गोरिदम्स के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा
बिकॉज़ एल्गोरिदम्स में काफ़ी सारी चीज़ें अगेन हैं डिस्कस करने के लिए। तो बट एक सिंपल आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि अगर हम एरेज़ की बात करें तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाते हैं कि सबसे पहले फाइंडिंग द सब एरे ऑफ एन एरे। मतलब एक एरे में से अगर आपको सब एरे निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि एल्गोरिदम बताता है कि क्या है वो डिफाइंड स्टेप्स जिनको फॉलो करने से हम एक टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो अगर आपको फाइंड करना है कि एक सब एरे निकालना है एक एरे के अंदर से, तो उसके लिए आप कुछ स्टेप्स लिख सकते हो कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। लाइक आप स्टेप्स क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। सिमिलरली अगर आपको कैलकुलेट करना है सब एरे यूजिंग प्रीफिक्स सम एरे, अब प्रीफिक्स सम एरे क्या होता है अगेन उसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबी चले जाएगी तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे और यहीं पर वीडियो को स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम्स को भी। बट मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक चीज़ तो यह है कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी चीज़ है कि डीएसए की अगर हम बात करें तो इट्स 80 to 90% प्रैक्टिस, द रिमेनिंग इज़ कंसिस्टेंसी, राइट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस करें वो कम है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं दिस प्लेटफॉर्म। दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जिसको हम जानते हैं लीडकोड के नाम से। अब यहाँ पर क्या है कि आपको हर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स गिवन है। जैसे कि अगर आपने सीखा कि मुझे एरेस के ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो मैं सिंपली एरे के टॉपिक के ऊपर जा सकता हूँ और उसके बाद जो मेरा डिफ़िकल्टी है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे पहले सिर्फ ईजी वाले ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आइडिया ये है कि जैसे ही आप एक टॉपिक के बारे में सीखते हैं या फिर एक टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं तो आप उस टॉपिक को स्टडी करने के बाद उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लीडकोड एक प्लेटफॉर्म है और एक और प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करना चाहेंगे जिसका नाम है हैकररैंक। ओके, मैंने इसमें लॉगिन नहीं कर रखा तो मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ डेवलपर्स के लिए, और आप भी इसके ऊपर एक अकाउंट बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर तो एल्गोरिदम्स हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर पर हम क्लिक कर देते हैं। तो मान लीजिए आप डेटा स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप स्टडी कर रहे हो तो आप उसके ऊपर टारगेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए कि आप ट्रीज़ को स्टडी कर रहे हो तो आप ट्री पे क्लिक करके जो भी उसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो बेस्ट पार्ट ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक ऑर्डर में दिए गए होते हैं प्रॉब्लम्स, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाती है। अगर आप ट्रीज़ को पढ़ रहे हो तो आप ट्रीज़ के ही रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, राइट। अच्छा, ये हो गया प्रैक्टिस को लेकर। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगा कि जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स को पढ़ रहे हो तो उसमें क्या है कि इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक। लेकिन जब आप एक बार एक टॉपिक को समझ चुके हो तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके कुछ नोट्स क्रिएट कर लीजिए, सो दैट जब आप उस टॉपिक पर दोबारा आ रहे हो उसको रिवाइज़ करने के लिए तो आपको उतना टाइम ना लगे जितना आपको पहली बार समझने में लगा था। तो अभी भी मैं बात कर रहा था कि डीएसए के लिए क्या क्या ज़रूरी है, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। तो अगर हम तीसरे इंग्रेडिएंट की बात करें तो तीसरा इंग्रेडिएंट है रिवीजन, कि आपको कॉन्स्टेंट इंटरवल्स के ऊपर उसको बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि आपका माइंड उस चीज़ को ना भूले। एक आपने चीज़ सुनी होगी दैट आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। तो डोंट लेट डीएसए गो आउट ऑफ साइट। कि मान लीजिए अगर आपको एरेस को रिवाइज किए हुए 10 डेज़ ऑलरेडी हो चुके हैं तो आज आपको क्या करना चाहिए, यानी कि हर 10 दिन के बाद बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, दोबारा से जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहिए और अगर हो सके तो एक आध प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहिए। और नोट्स टेकिंग की अगर बात करें तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। जैसे कि इस तरीके से आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बेस्ट यही होगा कि आप किसी दूसरे के नोट्स ना देखते हुए या फिर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन अपने नोट्स आप ज़रूर क्रिएट करें, बिकॉज अपनी लिखी हुई चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा आसान है दुनिया में। दूसरे की लिखी चीज़ें समझना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। मोर ओवर जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग पता चलती रहती हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप एरेस के नोट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल नोट्स मैंने बना रखे हैं कि इंसर्शन में कितना टाइम, डिलीशन में, एक्सेस करने में, अपडेट करने में, सर्च करने में, सॉर्ट करने में, या फिर कोई भी और तरह के अगर आप ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करना चाहें तो किस तरह का आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है। तो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि आप अपने नोट्स बनाइए जिससे कि आपको दोबारा से उस टॉपिक को अगर रिविजिट करना है तो आपके लिए वो ईजी हो जाए और आपको उतना टाइम दोबारा से ना लगाना पड़े जितना आप एक बार ही लगा चुके हो। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि एक बार ही टाइम लगाइए, चीज़ को अच्छे से समझिए, उसके बाद उसके नोट्स बना लीजिए और उसके बाद दोबारा उसको रिवाइज करते जाइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने आपको 2 प्लेटफॉर्म्स बता दिए, एक हैकररैंक और एक लीडकोड। और बाकी डीएसए सीखने के लिए आप हमारे साथ इस जर्नी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियोज़ बनाएं या फिर आप किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हो
आप चाहते हो कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करें, जिस तरह की भी वीडियोस आप देखना चाहते हो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो। और अगर आप में से किसी को ये माइंड मैप चाहिए तो वो भी आप हमें लिख के बता सकते हो, हम आपके साथ ये शेयर कर देंगे। या फिर अगर किसी को ये बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटीज़ के नोट्स वगैरह भी चाहिए तो वो भी आप हमें लिख कर बता सकते हो। और इसी के साथ आई थिंक इस वीडियो में मैं बस यही सब डिस्कस करना चाहता था। आई होप आपको ये सब कंटेंट पसंद आया, एंड अगले वीडियो में हम डेफिनेटली बात करेंगे, मतलब अगले में या फिर जैसे ही मैं अपने एल्गोरिथम्स वाले रोड मैप को क्लियर कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम्स के रोड मैप को भी। तो यस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस पर आप लाइक कमेंट कर सकते हैं और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन लोगों का आपको लगता है कि उन्हें इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो यप, दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।